अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैसला आपका मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। वैसे आप देखते हैं यहाँ पर आसमा शराजी साहिबा को प्रोग्राम करते हुए, लेकिन वो मौजूद नहीं है, छुट्टियों पर हैं, तो उनकी जगह ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि आज हम किन अहम मौज़ूआत को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहली जो खबर है वो ये कि साल 9 है और साल 9 का पहला दिन 2025 का पहला दिन एक अच्छी खबर आई और वो ये कि कुरम का मामला जो है फाइनली उसके अंदर फ़रीक़ैन ने दस्तखत कर दिए हैं। अमन मुआहिदे के ऊपर रास्ते खोलने पर रज़ामंदी का इजहार कर दिया गया है, सीज़ फायर हो गया है। लेकिन सवाल इसमें यह है कि आखिर इतनी ताख़ीर के बाद ये क्यों किया गया, इतना नुकसान, जानी नुकसान उठाने के बाद ये क्यों किया गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, पाकिस्तानी मईशत को हम कैसे खुद मुख्तार कर सकते हैं कि हमें दूसरों पर रिलाय ना करना पड़े, दूसरे ममालिक की तरफ, बड़े इदारों की तरफ ना देखना पड़े। जब भी हमें ज़रूरत हो, हर कुछ अरसे के बाद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो हम पर मंडलाने लगता है, क्या उड़ान पाकिस्तान इस बात की गारंटी देता है कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो उड़ान भरने के लिए तैयार है? इस पर बात करेंगे। और तीसरा और सबसे अहम टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटी जो है उसके दरमियान दूसरा दौर होने जा रहा है मुज़ाकरात का, कल 2 जनवरी को। अब इन मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनली इन राइटिंग अपने मुतालबात पेश करने जा रही है। अब देखना है कि वो मुतालबात होते क्या हैं, क्योंकि कई मुतालबात के बारे में ये कहा जा रहा है कि पीटीआई उनसे पीछे हट चुकी है। कुछ मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई काफ़ी डेस्परेट नज़र आ रही है। अब इसकी वजह क्या है, क्या वाकई में डेस्परेट है, और अगर है तो इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद होंगी, बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला साहिबा ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे आमिर मुगल साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खलील ताहिर सिंधु साहब, सबसे पहला सवाल और मैं चाहूँगी कि आप इस पर कमेंट करें। वैसे बहुत अच्छी खबर है, लेकिन डोंट यू थिंक कि कुरम का ये जो मामला है इसके अंदर बहुत देर हो गई? ये अमन मुआहिदा करते करते थोड़ा पहले हो जाता, इतना नुकसान ना उठाना पड़ता तो ज़्यादा बेहतर होता। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इसमें जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना, मुजरमाना गफलत, वो चीफ मिनिस्टर की है। चीफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और मेरी ज़ाती राय एज ए लॉयर और एज ए पोलिटिकल वर्कर कि उसको इसका ही मस्ट कम टू द टास्क, क्योंकि उसने आज जब सुबह बयान दिया कि मैं जब चाहूँगा कहीं मामला हल कर लूँगा, तो क्या इतने लोगों का जो उनकी जिस्मों से रूहें अलहदा हुई हैं वो ज़रूरी था ये करवाना? इतने दिनों से वहाँ पे लोग मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे, ट्रीटमेंट नहीं थी, और उन सब लोगों के साथ जो कुछ हुआ, एक्चुअली ही इज़ द पर्सन कि जिसने, मैं समझता हूँ, और अभी भी शायद वो तमाशा देखना चाह रहा था कि पता नहीं क्या क्या मतलब कि दोनों जो अहले तशी और दूसरी तरफ से अहले सुन्नत, ये सारे आप आमने सामने आ रहे। आप देखिए वहाद एक सूबा है, हम मेरे बड़े काबिल एहतराम है सेनेटर क्या नाम उनका, मैं आ जाता नाम, वो 3 सूबों में मुजाहरे कर रहे हैं, और जिस सूबे का मसला है अलामा नासिर रज़ी साहब बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उनके अपने सूबे में जहाँ का मसला है वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ वो कोई बात ही नहीं कर रहे, और ना वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ पे कैसी बात नहीं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं है, रोटी नहीं है, सारा कुछ नहीं है। तो ये मुजरमाना गफलत है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और आप समझते विफाक की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? नहीं, विफाक देखो, जो अमनो मान जो है 18वीं तरमीम के बाद जब करंट लिस्ट खत्म हुई तो सूबों का मसला है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कंट्रोल हो पा रहा, तो विफाक को इंटरवीन करना चाहिए। आप सूबे से हेल्प, सूबा जो है वो वफाक से हेल्प ले सकता है। जिस तरह बाद में इन्होंने कहा कि हमें फौज चाहिए, वही फौज जिसको कल तक यजीद और मीर जाफर मीर सादिक कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, जब जनरल सरफराज शहीद हुआ तो कहते शुक्र है हेलीकॉप्टर बच गया, जनरल की खैर है, तो अब उनसे मदद मांग रहे थे। कुछ तो बंदे को अपने सोच समझ के बात करनी चाहिए इस तरीके से। तो मैं डायरेक्टली, मैं इसमें विदाउट एनी फियर मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर इज द ओनली पर्सन, ही इज अ जिम्मेदार, और आला अदालतों को ये नोटिस लेना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आमिर मुगल साहब आपका क्या कमेंट होगा इस पर? एक तो ये कुरम मुआहिदा हो गया, इस पर कमेंट कर दे, और खलील ताहिर सिंधु साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, इस पर आपका कमेंट क्या होगा? देखें जी, मैं सबसे पहले तो बिल्कुल इंतहाई मजम्मत करूंगा जो इन्होंने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि जनरल सरफराज शहीद की शहादत पे तहरीक इंसाफ ने कोई उनका मजाक उड़ाया था। ये बेसिकली वो माइंड सेट है जो नून लीग का तहरीक इंसाफ को पाक अफवाज के साथ लड़ाने का, ये वो माइंड सेट के तहत ऐसे झूठे बयानी और झूठी चीज़ें घड़ी जाती हैं। तहरीक इंसाफ ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की।
चाहे वो कोर कमांडर जनरल सरफराज शहीद हो या उसके अलावा कोई भी जो हमारे फौजी जवान बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, दहशतगर्दों के साथ लड़ते हैं, तहरीक इंसाफ ने उनके बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं की। तो मैं दुरुस्तगी करना चाहता हूँ, ताहिर खलील सिंधु साहब को खुदा का खौफ करना चाहिए झूठी बातें बैठ के टीवी पे फैलाते हुए। आप बताएं तहरीक इंसाफ के कौन से अकाउंट से ये बात शेयर हुई थी। तो दूसरी बात आपने की कुरम की, तो कुरम के देखे, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और मैं वज़ीर आला KPK का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी इसमें रोल अदा किया और मैं इसमें कोई आर नहीं समझता कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने भी इसमें रोल अदा किया है। कुरम का मसला ये कोई आज का मसला नहीं है या तहरीक इंसाफ के दौर का पैदा करदा मसला नहीं है, ये पिछले 50 सालों से ये मसला चल रहा है। और जो बार बार बैठ के इधर टीवी पे रागल अपना शुरू कर देते हैं जी कि 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियार सूबों के पास आ गए हैं, तो ये फाटा की हद तक ऐसा नहीं है। फाटा में पहले भी सिक्योरिटी एजेंसीज का अमल दखल था और आज भी उनका अमल दखल है, और ये जहन में रखने के जितने खसूसन सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां वो अब तो सूबों के अंडर नहीं आता ये अमनो अमान का मामला, स्पेशली इन इलाकों की बात करें तो। सुन लें ना, जी सुन लें। अब भी हमारे फाटा में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी के मैटर उन्हीं के पास है, ठीक है, क्योंकि उन इलाकों में अमन नहीं है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन उनमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका रोल बड़ा है। तमाम शाहराएं, तमाम रोड, सिक्योरिटी की सारी सूरत हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज ने हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलके, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ मिलके, और इसमें वफाकी गवर्नमेंट ने भी अच्छा किरदार अदा किया है। मैं कोई देखें, ये कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मसला नहीं है, ये इंसानी जानों का मसला है। दोनों तरफ से बड़ा जुल्म हुआ था। अहले सुन्नत की भी बहुत सारी शहादतें बेगुनाह हुई थी और अहले तशीह की भी बेशुमार शहादतें जो है वो बेगुनाह हुई हैं। 130 लोगों को जो कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। फिर उसके बाद अहले सुन्नत के साथ भी जो हुआ है, तो इसमें बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है। आमिर साहब, मेरा सवाल जो है वो यही था, वो शायद आपने सुना नहीं, कि इतनी देर क्यों हुई। आपने खुद ही कहा कि ये अभी का मसला तो नहीं है, ये 50 साल पुराना मसला है। तो इस मसले को इस हद तक बढ़ने से पहले ही नहीं कंट्रोल कर लेना चाहिए था, रिजॉल्व कर लेना चाहिए था? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना। इस देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात हैं। एक तो ज़मीनी तनाज़ा है जो शुरू से, अभी अगर आपने वो एग्रीमेंट पढ़ा हो तो उसमें भी उसका जिक्र है, जो उनके ज़मीनी तनाज़ात हैं। फिर इसके बाद इसमें फिरका वाराना एलिमेंट भी घुस आते हैं। फिर इसमें जो दोनों तरफ से फिरका वाराना एलिमेंट्स हैं, उनको सपोर्ट्स भी की जाती है बैरूनी ममालिक से। तो ये बहुत एक बड़ा इशू है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि आज वो बड़े अच्छे तरीके से हल हो गया है और दोनों फ्रीकैन ने उस पर सिग्नेचर किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें भी यही उम्मीद है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएं। शर्मिला साहिबा, ये मामला ठीक है अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि उनसे इस पर ज़रूर कमेंट लूँ। लेकिन उड़ान पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब, ये जो प्रोग्राम अब पेश किया गया अगले 5 साल के लिए, कहा गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना वो अब परवाज़ करना शुरू कर देगी, लेकिन कोई फ्रेमवर्क नज़र नहीं आ रहा। 2035 तक कैसे $1 ट्रिलियन तक हमारी इकॉनमी जो है वो पहुँच जाएगी? एक्सपोर्ट अगर बढ़ानी है, ये जो 5 E's की बात की गई है वो कैसे बढ़ाएंगे? ई पाकिस्तान की बात की गई है, इंटरनेट का मसला आपके सामने है, कैसे ई पाकिस्तान जो है ना उसको प्रमोट किया जाएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा समझाइए। बहुत शुक्रिया। मैं बड़े इंतहाई अदब से आमिर मुगल साहब से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। आमिर मुगल साहब, इतना जरूर बताइएगा आप मेरे लिए बिल्कुल भाइयों की तरह कि किसने कहा था डर्टी हैरी, किसने कहा था मीर जाफर, किसने कहा था मीर सादिक? आप ये बता सकते हैं किसने शाम को फिर जो अवान सदर में बैठ के कहा कि हम आपको जनरल बाजवा को कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं ताहियात? ये हमने तो नहीं कहा। दूसरा आपने कहा जी हमने कभी ऐसा बात नहीं किया। क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, एक मिनट आमिर मुगल साहब, एक मिनट मुझे बात कर लेने दें। क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारी कारकुन है? क्या सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे कारकुन है? क्या हसन न्याजी जो जनरल साहब की पेंट का साइज बता रहा है कि उनके 50 साइज है? जी, हम टॉपिक पे रहते हैं ना खलील साहब, हम टॉपिक पे रहते हैं ना, हम टॉपिक पे रहते हैं। दूसरे नंबर पे मेरी बात सुने, सलमान अकरम राजा साहब ने क्या नहीं कहा कि ये जो है ये थाना सिविल लाइन में तो हमने अटैक नहीं करना था, हमने GHQ आना था? क्या बानी PTI ने नहीं कहा कि अगर दोबारा मुझे गिरफ्तार किया तो फिर इससे भी ज्यादा अपना जो है वो अपना आएगा, रद्द-ए-अमल आएगा? देखिए ये इस तरह के बयान जो है ना बाद में कह दिया जाता है सियासी बयान। शर्मिला ने हमें ज्वाइन कर लिया, मैं चाहूंगी कि शर्मिला से भी कमेंट ले लेना। शर्मिला बहन से सिर्फ एक सेकंड, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हुए, मैं नून से हूं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, मियां नवाज शरीफ को जबरदस्ती जलावतनी किया गया। क्या आज तक किसी ने फौजी तनसीबात पर हमला किया?
सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, मैं शर्मिला की तरफ जाऊं, उनसे भी मुझे कमेंट लेना है। आपने जो झूठा इल्जाम लगाया उसका सबूत नहीं दिया तारिक खलील संधू जी, उसका दे देता हूं सबूत, मैं आपको भेज देता हूं, मैं इनको दे देता हूं, आपको भी भेज देता हूं। आमिर साहब, हम टॉपिक पर रहते हैं ना। देखें, ये वाला मामला जो है ना, हमेशा चाहे आप स्टूडियो में हो, स्टूडियो से बाहर हो, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, ये वाले बयानात तो फिर चलते ही रहते हैं, इल्जाम तराशी होती रहती है। शर्मिला, कुरम के मामले पर हम कुरम के मामले पर बात करें। आमिर साहब प्लीज मुझे शर्मिला साहिबा का कमेंट लेने दें। कुरम के मामले पर हम बात कर रहे हैं कि फाइनली मुआहिदा हो गया है और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है। ये हम समझते हैं कि थोड़ी देर हो गई क्योंकि बड़ी जानें जो है ना वो चली गई इस मामले में। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा पहले हो सकता था? दूसरा ये कि कराची में सिचुएशन जो थी कुरम के मामले को लेकर, जो रास्ते बंद थे और काफ़ी धरने दिए गए थे, उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा कॉमेंट कर दें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, खुर्रम का जो मामला है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ डेवलप हुआ, वो इंतहाई तकलीफ़देह और दर्दनाक है। मुझे याद है कि पिछला जो सेशन हुआ कौमी असम्बली का, किसी एक शख्स ने भी इस हवाले से कौमी असम्बली में बात नहीं किया। 19 दिसंबर को जो लास्ट डे था हाउस का, उस दिन मैंने ये मामला उठाया कौमी असम्बली में, और उस दिन उस वक्त तक जो ख़बर आ रही थी 26 बच्चे जो हैं वो दवाइयाँ ना मिलने की वजह से अस्पतालों में जाँ बहक हो गए थे, और न जाने कितने लोग और बड़े बूढ़े जो भी थे वो उनका भी इंतकाल हुआ था। सप्लाईज़ नहीं आ रही थी, खाने पीने की अशिया नहीं थी, गैस नहीं पहुंची थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और मैंने लिटरली ये, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, आई एम अ मदर, और एक औलाद का गम देखें, मैंने ये बात की थी कि हम गज़ा के बच्चों पे तो रोते हैं, हमारा दिल दुखता है जब गज़ा के ऊपर बमबारी होती है, बच्चे शहीद होते हैं। हमने APS जो है वो उसका 10 साल उनकी एनिवर्सरी हमने उस दिन देखी कि 10 साल हो गए। वो गम आज भी ताज़ा है उन बच्चों का। लेकिन जो हमारे ज़िंदा बच्चे इस मुल्क में रह रहे हैं, वी हैव फेल्ड टू डिलीवर टू देम। अगर सूबाई असम्बली अपना किरदार नहीं अदा कर रही, और वहाँ का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, अगर उसका सिर्फ़ और सिर्फ मिशन ये है कि इस्लामाबाद के ऊपर काबिज़ होना है, डराना धमकाना है, गालम गलोच करना है, और पूरी सिक्योरिटी अपरेटस जो है वो लेके इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, और उसको कोई फिक्र नहीं है कि उसके अपने सूबे में बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, खाने पीने की अशिया नहीं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है, देन द फेडरल गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन। हमारे आइन में लिखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप फ़ौज को भी बुला रहे हैं। और फ़ौज को देखिए आर्टिकल 245 में बुलाया था ना, 26 नवंबर को बुलाया था ना, जब धरने का मामला चल रहा था। तो इंतज़ार करने की बजाय देखिए, वहाँ तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई चीफ मिनिस्टर KPK के हवाले से, मतलब मैं उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, इन सब का खून उसके सर पे जाता है। लेकिन उसके बाद आज तो 100 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो गए ना, आज हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन इस वक्त तक इंतज़ार क्यों किया गया? क्या फेडरल गवर्नमेंट रियासत इंटरवीन नहीं कर सकती थी? ये रियासत की जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ देना अपनी माँ बहनों बच्चों को, अपने लोगों को। दे हैव द राइट टू लाइफ, द राइट टू मेडिकल इंटरवेंशन, द राइट टू फूड सिक्योरिटी। ये हमारी आइन कहता है। हम उनको तो हम अपने एटमी असासे किस तरीके से संभालते हैं? हमने पूरी फौज लगाई है अपने एटमी असासों को बचाने के लिए। बिल्कुल, ये जो हमारे बच्चे इस कौम का असासा है, तो क्या आप इसका मतलब है विफाक को भी जिम्मेदार समझती हैं? दूसरा ये कि गवर्नर तो पीपल्स पार्टी के हैं KPK में, आपको नहीं लगता कि वो भी इंटरवीन कर सकते थे? समझती हूँ मैं हर उस शख्स को जिम्मेदार समझती हूँ। सबसे पहले तो वो सूबा, उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, उस सूबे की काबीना, ये खून उनके सर पे जाता है। लेकिन इतना इंतजार क्यों किया गया? इंटरवीन करें जी, मुआहिदा करना है ना। कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग तो नहीं हो रही कि जी मुआहिदा नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी जंगें रुक जाती हैं, आप अपने ही सूबे में बच्चे मरने दे रहे हैं। इट वॉज क्रिमिनल। और अफसोस की बात यह है कि अगेन कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से कोई सुनने समझने वाला तो होता नहीं है। जब हम बात करते हैं तो सामने खाली बेंचेस होती हैं, कौन सुनता है? हम बोलते रहते हैं। और मैंने तो इल्तिजा करी थी खड़े होकर कौमी असम्बली के अंदर कि खुदारा वो बच्चे बचा लें, लोगों को मरने से बचा लें। उसके बाद मैंने देखा कि 1-2 दिन बाद CM पंजाब ने कुछ सप्लाईज वहाँ भेजने का ऐलान किया, फलावर जो भी हुआ, व्हाटएवर, जो अच्छा जेस्चर है वो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जनाब, आप इस हद तक, इस नहज तक चीज़ों को क्यों ले आते हैं कि आपके लोग
बिला वजह, ये तो देखें ना, आप जेनोसाइड कर रहे हैं ना अपने मुल्क के अंदर, कि आप लोगों को मरने दे रहे हैं क्योंकि आपकी दवाई नहीं पहुंच पा रही। इस तरह की सिचुएशंस का इंतजार क्यों किया जाता है? बेसिकली सवाल भी मेरा यही था कि यहाँ तक नौबत आने क्यों दी जाती है कि उसके बाद जाकर जो है ना इंटरवीन करना पड़े। ठीक है, देखें ना, अगर वहाँ इश्यूज हैं और दरीना इश्यूज हैं, पुराने इश्यूज चल रहे हैं, उनको एस्केलेट क्यों होने देते हैं? आप इंटरवीन करें कि ये मामला इस हद तक ना पहुंचे ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। ये है, लेकिन मजे की बात ये है ना, मैं आपको बताऊं कि ये पीटीआई खड़े होके कौमी असेंबली में तो अपनी मतलब की बात जरूर करती है जी, ये वो फलां वहाँ कैदी नंबर 804 फलां दिस दैट, एक लफ्ज पीटीआई ने, भैया उस सूबे में आपकी हुकूमत है। ठीक है, ठीक है, आपका सूबा अगर मैं चाहूंगी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाऊं वजीर आजम से, क्योंकि वक्त कम है। मैं चाहूंगी कि हमारे तीनों टॉपिक्स जो है ना वो कवर हो जाएं आज के वक्त के दौरान। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो है, खलील ताहिर सिंधु साहब, ये सवाल मैं पहले भी कर चुकी हूँ, एक मरतबा फिर से कर लेती हूँ। व्हाट डू यू थिंक, कोई फ्रेमवर्क भी होगा साथ इसके? क्योंकि अभी तक मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा है, ये पता चला है कि 5 ईज के तहत एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी पाकिस्तान की मईशत को खुद मुख्तार किया जाए। 2035 तक $1 ट्रिलियन की हमने इकॉनमी करनी है, 2047 तक $3 ट्रिलियन की करनी है। ये होगा किस तरह से? और दूसरा, ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर क्या ये मुमकिन है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। एक तो जिस मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मैं जानता हूँ, मैं 3 दफ़ा उनके साथ मिनिस्टर रहा हूँ पंजाब में। ही इज़ अ मैन ऑफ स्टील नर्व्स, जिसको काम करना आता है। और आप देखेंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक तो बंदे की विल होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रायोरिटीज होनी चाहिए। और नंबर 3, जो आपने सवाल किया है वो बड़ा ही अच्छा सवाल है कि पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में, हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुल्क में अमन व अमान भी ज़रूर होना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज का जिस तरह कल बैठ रही हैं, ये बहुत पहले होना चाहिए था काम। जिस वक्त हम इनको कह रहे थे कि हम मसाक माशियत कर लें, लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि जरदारी साहब हमारी गोली की नशिस्त पे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले चोर हैं, डाकू हैं, MQM वाले फलां हैं, और हम तो उनसे मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। अच्छा, उस वक्त इनका 50% काम हुआ था, ये मान रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। अब भी नहीं, उनके साथ मुज़ाकरात इनके को नहीं। अल्टीमेटली आप देखिए, किसी भी जंगों में देख लें, किसी गज़वा में देख लें, किसी दूसरी जंग अजीम का हाल देख लें, अल्टीमेटली जो हल निकलते हैं वो टेबल टॉक से बैठ के निकलते हैं और उसी से मुज़ाकरात से जरिए हल निकलते हैं। मेरा अपना परसेप्शन ये कहता है कि अल्लाह करे कल जो कोई ब्रेक थ्रू हो और कोई ना कोई मुज़ाकरात निकले, लेकिन उसमें भी हम उस हद तक ही जा सकते हैं जिस हद तक, देखिए, हम अदालती इख्तियारात में तो हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। अगर आर्मी ने, क्योंकि आर्मी के जो एक्ट है 1952 मेरे पास है, उसमें यह है कि सबसे पहले वो एविडेंस ढूंढते हैं, उसके बाद फिर वो ट्रायल करते हैं, उसके बाद पहले वो फर्द जुर्म लगाते हैं, फिर ट्रायल करते हैं, फिर सजा सुनाते हैं, उसके बाद 3 अपीलें हैं। उसमें तो कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जो ज़ाहिर है, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा, तो अमर भाई गुस्सा करके बहुत सारी जगहों पर हुए हैं, अपना ऐसी बात होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये पहला दुनिया का पाकिस्तान का जो वाक़या है कि आप फौजी तनसीबात या अपना GHQ पे, और सलमान अकरम राजा साहब ने GHQ के सामने खड़े होकर कहा था कि हमने ज़ाहिर है GHQ जाना था, थाने सिविल लाइन तो नहीं जाना था। ये ऑन रिकॉर्ड आपने भी, बल्कि हम टीवी ने चलाया हुआ। ये उड़ान कैसे भरेगी? मैं बताता हूँ, देता हूँ। देखो, मैंने कहा कि इसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो आप अपनी एक्सपोर्ट आपको और ज्यादा इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, जनरलाइज्ड प्रेफरेंशियल सिस्टम जो है, GSP प्लस स्टेटस, वो आपको मिलेगा, डेफिनेट मिल जाएगा। मेरा अपना जो वर्क है, मैं 2017 में भी, 2013 में भी हमने ये लिया था, और एक ट्रीटी सेल में, उस पंजाब का मिनिस्टर था, ट्रीटी सेल भी बनाया हुआ, आज भी वो काम कर रहा है, जो 27 कन्वेंशन है। तीसरे नंबर पे जो इसकी 2-3 चीज़ें कंडीशंस होती हैं कि आपका जो अपना दूसरा है प्राइवेट सेक्टर्स, उनको आप सहूलियत देनी पड़ेगी, बिजली की मद में, गैस की मद में। यस, राइट नाउ देयर आर डिफिकल्टीज, बट अगर आपकी विल है, पावर है और पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक हो जाती है, हो जाएगी, मेरा अपना ईमान कह रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो मुल्क है, इसकी मुल्की सालमियत भी और मुल्की तरक्की और खुशहाली का दौर जो है वो भी हर तरीके से आएगा, और आम आदमी जो है उसका भी जीना जो है वो आसान होगा। क्या फ्रेमवर्क होगा एक्सपोर्ट बढ़ाने का? फ्रेमवर्क क्या होगा? ई पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। देखिए, प्राइवेट इंटरनेट जब बंद होगा तो फिर किस तरह से ई पाकिस्तान बनेगा? सिर्फ इंटरनेट पे तो नहीं सारी बात आ गई ना, इंसेंटिव लोगों को देगी। और दूसरा, सबसे बड़ा जो है वो पॉलिटिकल माहौल को ठीक करना। सरमायादार तभी आएगा, ये सरमायाकारी करेगा जब आपके मुल्क का, ये नहीं कि आपका चाइना का प्रेसिडेंट और आप कहेंगे हमने नहीं उठना, आपका किसी और मुल्क का बेलारूस का प्रेसिडेंट है तो आप कहेंगे नहीं जी हमने धरना देना नहीं। इन बातों से अब निकलना पड़ेगा और कुछ कॉम्युनैलिटीज तय करनी पड़ेगी। और तीसरी बात,
जो मैं कहना चाहता हूँ, आई होप के अपना करेंगे मेरे साथ इत्तेफाक सारे कि जो भी किसी ने भी मंसूबा शुरू किया, अगर वो कौमी मफाद में है तो कोई भी गवर्नमेंट है, कल को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, कम से कम जो कौमी मफाद में मंसूबे हैं उनको जारी रहना चाहिए। अच्छा, इंटरनेट बंद क्यों होता है? इंटरनेट मुझे इस ज़ाती तौर पर, चूंकि मैं तो एक बीसी हूँ, नॉट बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कंप्यूटर, मुझे इतना नहीं इस बात का पता, लेकिन ये कुछ ना कुछ जो कुछ हो रहा है शायद उसकी वजह से मतलब जिस किस्म का गालम गलोच ब्रिगेड और ये वो सारा और दूसरों के साथ शायद ये भी वजह हो सकती है। और कुछ यानी सबमरीन केबल का कोई मसला नहीं है? होगा, वो भी होगा वो, लेकिन ज्यादा उनकी मिनिस्टर जो है वो ज्यादा बेहतर बता सकती है। मैं इसमें मुझे क्योंकि मैं भी पढ़ रही थी, चेयरमैन पीटीए जो है उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि एक वजारत दाखिला से लेटर आता है जिसके बाद इंटरनेट जो है ना उसको स्लो कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, मतलब वजारत दाखिला की जानिब से उसके रूल्स में है, उसके रूल्स में है, लॉ के रूल्स में है कि आप किसी जगह पे अगर ऐसी बात समझते हैं, इफ देयर इज अ सच काइंड ऑफ सिचुएशन, तो रूल्स में ये बात है कि यू कैन गिव द ऑर्डर और डायरेक्शंस कि आपने यहाँ पे बात करनी है, ये कोई इलीगल काम नहीं हुआ कोई। लेकिन मैं एक बात आपको दोबारा कहने लगा हूँ कि ये जो आपको मैं दोबारा कि जो इंटेंशन हो, विल हो और मुल्क का जो माहौल है पॉलिटिकल और सारा, ये अगर ठीक हो तो ये डेफिनेटली 50 जो 60 अरब डॉलर्स हैं, इतना इनका अपना पाकिस्तान में लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सर बड़ा खुशाइंद होगा अगर ऐसा हो जाए तो। आप नसीमा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह ने 2002 में यही आइडिया लेके उन्होंने इस अमल किया था और काम हो गया था। अब भी सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, एक पेज पर आना बड़ा जरूरी है। आमिर मुगल साहब, उड़ान पाकिस्तान के बारे में आपकी राय क्या है? अगर हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाता है कि मुल्क के वसी तर मफाद के लिए मिसाक मईशत कर लिया जाए, इन मुज़ाकरात के अंदर ये वाली अगर शर्त भी रख दी जाती है कि मुल्क की मफाद के लिए जो है ना हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आते हैं मुल्क के अंदर, तो क्या पीटीआई एक्सेप्ट कर लेगी? इतनी गुंजाइश मौजूद है इन मुज़ाकराती टीम के पास या इख्तियारात मौजूद हैं? देखें जी, उड़ान पाकिस्तान की तरफ आने से पहले तो मेरी बहन मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा बड़े गम और दुख का इजहार कर रही थी जो बच्चे फोत हुए हैं कुरम एजेंसी में, और उसकी सारी जिम्मेदारी सिंधु साहब और शर्मिला फारूकी साहिबा जो है वो सीएम KPK पे डाल रही थी। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इन फाटा के इलाकों में वफाकी गवर्नमेंट की और सिक्योरिटी एजेंसीज की बहुत ज़्यादा अमलदारी होती है और ये इसको कोई बंदा निगलेक्ट नहीं कर सकता कि आज भी हमारे पूरे फाटा में स्पेशल जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। दूसरा आमिर साहब वो फाटा अब रहा भी नहीं है, जम हो गया। दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि ये मेरे हाथ में है, मैं कल चाहूंगा तो वहां पर अमन कर दूंगा, तो फिर वो क्यों नहीं? सर मैं सुन रही हूँ ना, आप अब बात कर रहे हैं तो आप भी सुन लेना मेरी बात। सर सुन लिया आपकी बात जी, मुझे ये बताएं, काश के मोहतरमा को उस वक्त दुख होता जब 2008 से लेके 13 तक 364 ड्रोन अटैक करवाए आसिफ अली जरदारी साहब ने और उसके बदले वो सरे महल और उधर जायदादें बनाते रहे, तो वो इन्हीं बच्चे उड़ रहे थे उन ड्रोन अटैक्स के साथ। उस वक्त तो शर्मिला फारूकी को बिल्कुल नजर नहीं आया कि इनका जो सदर है और इनकी जो गवर्नमेंट है वो पैसे लेके ड्रोन अटैक्स करवा रही थी इसी फाटा पे और इन्हीं मासूम बच्चों के परखच्चे उड़ रहे थे। तो काश उस वक्त भी शर्मिला फारूकी साहिबा की नींद हराम हुई होती तो आज हम इनकी बात को सीरियस ले लेते कि वाकई इनको कुछ दुख हुआ है। तो अगर 364 ड्रोन अटैक्स हमलों से जो मासूम बच्चों के परखच्चे उड़ाते लिए इनकी गवर्नमेंट, अगर उस वक्त इनको दुख नहीं हुआ तो आज इनका आमिर साहब अगर उन्होंने गलत किया है तो आप भी गलत करेंगे? अगर वो उसको जस्टिफाइड कहते हैं तो आप भी कहेंगे कि ये जस्टिफाइड था? मैं तो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जो 50 साल पुराना इशू है और इस पे इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज ने और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने मिलकर हमने इसको सॉल्व किया है और ये इसमें बैरूनी ताकतें भी मुलव्वस होती हैं। तो इस तरह के आमिर साहब सिर्फ सवाल ये था जी, मैं आ जाती हूँ, सिर्फ सवाल ये था कि थोड़ा सा पहले अगर हो जाता तो हम इन जानी नुकसान से बच सकते थे, सिर्फ सवाल ये था। आप ये समझते हैं कि पहले कोशिश की जा सकती थी? कोशिश तो पहले से ही हो रही थी, डे फर्स्ट से ही हो रही थी, लेकिन जाहिर है कुछ इसमें जमीनी तनाज़ात, उसके बाद फिर वाराना इश्यूज, इसमें फिर और बहुत सारे एलिमेंट जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता आप अपनी हुकूमत, ये जो आपकी सूबाई हुकूमत है, उसी के इख्तियार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं बार बार ये बात करके? नहीं, मैं कोई उसके इख्तियार पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस इशू में बहुत सारी ताकतें इन्वॉल्व हो जाती हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कोई 100% सूबाई गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। ये इलाके जो है इन पे आज भी वफाक का उतना ही असर रसूख है और आज भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का उतना ही असर रसूख है जो फाटा के KPK में जम होने से पहले था। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को आप समझें प्लीज।
बिल्कुल बिल्कुल समझ रही हूँ सर। मैं तो अली मीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर रुकी हुई, वो कहते हैं कि मैं आज ठीक कर सकता हूँ, अगर ठीक कर सकते थे तो थोड़ा सा पहले ठीक कर लेते। मेरा तो सिर्फ कंसर्न ये है क्योंकि जानी नुकसान हुआ है। चले उड़ान पाकिस्तान पर आ जाते हैं, आज ये उड़ान पाकिस्तान पर आ जाए। उड़ान पाकिस्तान की तरफ तो मैं आता हूँ, लेकिन सिंधु साहब ने बहुत सारे इल्जामात लगाए 9 मई के हवाले से। मैं सिंपली इतना कहूंगा, आपके जितने इल्जामात हैं 8 फरवरी को कौम ने जवाब दिया। आप एक दफा इनको जुडिशल कमीशन में ले आए, एक दफा फिर जवाब मिल जाएगा आपको। आपने ये सारे इल्जामात लगाए, पूरे रियासती इदारों ने लगाए, सारे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स ने ये सारे इल्जामात लगाए, तो 8 फरवरी को आवाम ने जवाब दे दिया ना आपको। अभी एक दफा जुडिशल कमीशन, हम इसलिए आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप आने दें इसको जुडिशल कमीशन में, साबित हो जाएगा कि 9 मई करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है और इसका बेनिफिशियरी कौन है। आमिर साहब आपका कमेंट जी। उड़ान पाकिस्तान में मुझे पाकिस्तान की उड़ान तो नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे मईशत के परखच्चे उड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। पिछले 2.5 साल में, पहले भी इनकी गवर्नमेंट थी, PDM 1 की और PDM 2 की है, आईन और कानून के मुझे परखच्चे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इंसानी हकूक के परखच्चे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, गरीबों के परखच्चे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही उड़ान पाकिस्तान है इनकी, यही इनका विजन है। बाकी आपने कहा कि इनके साथ आगे कैसे चला जा सकता है, तो ये तो डिपेंड करता है कि हमारे जो 2 मुतालबात हैं, अगर इन पे कोई ये सीरियस हुए और सिंसियर हुए और हमें नजर आया कि आगे चलना चाहते हैं, अगर हमारे बेगुनाह सियासी कैदियों को ये रिहा करने में कोई दिलचस्पी दिखाते हैं, और अगर 9 मई और 26 नवंबर, देखिए हम इसको भूल नहीं सकते, 26 नवंबर को हमारा आयशा कत्लेआम हुआ है, हमें कत्ल किया गया है सरेआम पूरी दुनिया के सामने। हमारी इसके ऊपर हमने आना है, पुलिस ने हमें कत्ल किया। आमिर साहब ये मुज़ाकरात वाला मामला जो, इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम शर्मिला का कमेंट ले लें, उसके बाद हमें एक ब्रेक भी लेनी होगी। शर्मिला, ये जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, आप कितनी पुरुमीद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी पुरुमीद है, सेटिस्फाइड नजर आती हैं? आपको लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे पाएगी हुकूमत? देखिए जी, अभी तो एक प्रोग्राम अनवेल किया गया, उसके क्या महरकात हैं, क्या उसका फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या है। देखिए बात तो अच्छी है, वो हम कई सालों से कर रहे हैं कि इंपोर्ट्स को कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये तो हम पिछले 25 साल से कर रहे हैं ना। बिल्कुल। लेकिन इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है। पिछले साल पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज 0.3% और समथिंग, द लोएस्ट इन 50 ईयर्स। इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी तो है नहीं, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। हमने हमेशा बात की कि जी प्लग एंड प्ले का आप यहाँ पर फैसिलिटीज़ दें कि जी लोग आएँ, फैक्ट्रीज लगाएं, वहाँ पर बिजली गैस हर चीज़ मुहैया हो। यहाँ पर लोग फैक्ट्रियाँ उखाड़ के बांग्लादेश लेके जा रहे हैं ना। बिजली इतनी महंगी है, कैसे फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कैसे इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे नौकरियां जनरेट होंगी, कैसे इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। बातें तो बहुत अच्छी हैं, एंड अगेन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करती। आई एम श्योर ही मीन्स वेल। ज़ाहिरी बात है, वज़ीर आज़म में कौन नहीं चाहेगा कि उसके होते हुए अच्छे काम हो जाएं। लेकिन बात ये होगा कैसे? बिजली है नहीं, बिजली महंगी है, बिजली सस्ती कैसे करेंगे आप? एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएंगे? एक सेक्टर था IT का जिसके अंदर पोटेंशियल थी कि वो $25 बिलियन तक जा सके अगले 5 साल में, उसका गला आपने दबा दिया है। आपने इंटरनेट स्लो कर दिया। अभी मेरे पास वो डेटा है, वो रिपोर्ट्स हैं, मैं आपके पास शायद टाइम नहीं है, मैं पढ़ के आपको बताऊं कि बाहर की जो स्टैटिस्टिक एक कंपनी है, जर्मन ऑनलाइन कंपनी, जो बताती है, उसके पास डेटा पूरा होता है कि कितनी पाकिस्तान के और दुनिया भर के अंदर जो है इंटरनेट की स्लो डाउन की वजह से नुकसान हो रहा है। आप यकीन करें $357 मिलियन का नुकसान हुआ है। अगर आप इस सेक्टर को भी नुकसान में ले जाएंगे तो फिर कौन से सेक्टर के अंदर आप एक्सपोर्ट लेड पाकिस्तान दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है जहां पर सबसे अच्छा यहाँ पर बात करो, यहाँ पर आप बात करो एग्जैक्टली ये देखिए। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट कहती है हमने तो बंद ही नहीं किया, वो उधर केबल अंदर केबल कट गई जी, मछलियों ने खा लिया, फलना हो गया, इसकी बातें करते हैं। दे डोंट कम आउट क्लीन ना, सच बात तो नहीं करते। अगर पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर रही? आप भी तो गवर्नमेंट में है ना, इत्तेहादी हुकूमत है, कर रहे हैं, तो इनको समझाएं ना कि ये ठीक नहीं है। परसों चेयरमैन साहब ने बात की है। देखिए हुकूमत इनके हाथ के अंदर है। अगर इनको फिक्र नहीं है, इनको कोई वो नहीं है कि जी किस तरीके से हम एक सेक्टर को तबाह कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन अलग है पाकिस्तानियों के अंदर। आपका ई-कॉमर्स बैठ गया है, आपके जो बाहर के ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। यू किलिंग द सेक्टर। तो ये क्या पता नहीं है? चले बाहर की ये पता है क्या कहते हैं? मेरा एक सवाल था कौमी असेंबली के अंदर कि जी पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ इंटरनेट स्लो डाउन की वजह से। उसमें जवाब लिख के आया कि जी कोई नुकसान नहीं हुआ।
दुनिया भर की कंपनीज आपको डेटा दे रही हैं कि पर डे इतना नुकसान, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान आपको हो रहा है, लेकिन ये कहते हैं जी हमें नुकसान नहीं हो रहा। अब अगर एक कबूतर की तरह आंखें मीच के बैठे हुए हैं एंड दे वांट टू से कि जी ऑल इज गुड व्हेन ऑल इज नॉट गुड, तो आपको नहीं लगता शर्मिला साहिबा, आपको नहीं लगता 5 साल के बाद जब ये टेन्योर पूरा हो जाएगा और दोबारा से आवाम में जाएंगे तो आवाम पीपल्स पार्टी से भी सवाल करेगी ये कि आप भी तो हुकूमत में थे, हमारा अगर बिजनेस तबाह हो गया इंटरनेट ना होने की वजह से तो आप भी रिस्पॉन्सिबल थे। आपको नहीं लगता सिर्फ आवाज उठाना काफी है? आपको नहीं लगता इसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी होना चाहिए? हम तो इस वक्त यही कर सकते हैं ना, हुकूमत की भाग दौड़ या हुकूमत की वजारतें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, वजारत दाखिला या वजारत IT हमारे अख्तियार में तो नहीं है। हम तो हुकूमत पे बैठ के तनकीद कर सकते हैं, हुकूमत को बावर करा सकते हैं, वहाँ पर इशू को उजागर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू। अगर हमारे हाथ में हुकूमत होती तो हम तो बहुत कुछ कर जाते ना। बीबी शहीद अगर जिंदा उनकी शहादत ना हुई होती तो पाकिस्तान तो न जाने कितनी तरक्की की राह के ऊपर गामजन होता ना। तो बात यह है कि हम तो इनको एक सजेशन दे सकते हैं ना आगे। ये अब मुझे आप एक बात बताइए कि अब जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वजीर आजम थे हर दिन वो आके क्वेश्चन आवर सेशन के अंदर बैठते थे, ये तारीख का हिस्सा है। वजीर आजम साहब की शक्ल मैंने सिर्फ बजट जिस दिन पास हुआ था उस दिन देखी है, जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम थी उस दिन देखी, उसके बाद मैंने वजीर आजम को नहीं देखा। वजीर आजम नहीं आते तो काबीना नहीं आती, काबीना नहीं आती तो जवाब देने वाला कोई नहीं। तो आप शिकायत गिला शिकवा किससे करें? हमने तो उस दिन वॉकआउट किया था कौमी असम्बली से क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई आता ही नहीं है। तो अगर वो सुनने को ही तैयार नहीं है तो आई डोंट नो। चले ठीक है, इन इख्तलाफात पर बात करते हैं कि हुकूमत से हर कोई खाइफ क्यों है, इतना खाइफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं उनको मेरे ख्याल से इख्तलाफात नहीं कहना चाहिए, वो उससे ऊपर की चीज़ है। पीपल्स पार्टी जो है उनको भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं और वो भी अपने जो एतराज़ात हैं ना वो गाहे बगाहे TV पर आकर ख़ास तौर पर मीडिया के ऊपर आकर बयान करते रहते हैं। हमने इस पर बात करनी है, उसके साथ साथ मुज़ाकरात और कल का दिन इंतहाई अहम है पाकिस्तानी सियासत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस हिस्से में हम बात कर लेते हैं कल के अहम दिन के हवाले से। मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने वाला है, कल 2 जनवरी है। अब देखना यह है कि इन मुज़ाकरात में इन राइटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कौन से मुतालबात पेश करती है। अभी तक की इत्तलात जो है ना खलील ताहिर संधू साहब, वो ये हैं कि 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला जो था, जो एक मुतालबा था PTI का, वो कह रहे थे कि इसको वापस लें, उससे भी पीछे हट चुकी है। फैसल चौधरी साहब ने कंफर्म कर दिया और साथ जो मैंडेट था इलेक्शन का उससे भी पीछे हट चुकी है। और एक तरह से उन्होंने, हम ये कह सकते हैं या मैं पूछ भी लूँगी आमिर साहब से कि क्या उन्होंने मान लिया है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और अगले 3-4 साल जो हैं वो आपके साथ चलेंगे। कितनी पुरुमीद हैं आप कल के दिन से? एक तो ये बहुत अच्छा हुआ है, मैंने जिस तरह वक्फे में कह रहा था कि सिर्फ साल नहीं बदला बल्कि साल से पहले बहुत सारे लोग बदल गए। और जो लोग कहते थे, आमिर भाई साहब को पता है, उनकी जमात कहती थी कि हम सिर्फ उनसे मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास इख्तियार है, पता नहीं किन के बारे में कहते थे। और इन्होंने रऊफ हसन साहब ने 3 लोगों की कमेटी भी बना दी थी, लेकिन उस वक्त इनका 50% काम हुआ था। ये मान रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। अब भी ऐसी बात ही है, अल्टीमेटली जो मुज़ाकरात हैं वो सियासी जमातों को ही करने पड़ते हैं। मेरा ज़ाती परसेप्शन जो कहता है, लीगल परसेप्शन भी और पॉलिटिकल परसेप्शन भी, कि ये एक अच्छी बात है। मैं जिस तरह पहले कहा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जंगों के जो है, दूसरी जंग अजीम का भी बात जो है वो टेबल टॉक के जरिए हल हुई। जो जब मैसेकर हुआ अपना यूरोप में, जो जर्मन में या बाकी कैथलिक्स में और प्रोटेस्टेंट्स में, तो उसकी बात भी मुज़ाकरात भी आगे ख़त्म हुई। तो ये इससे तो बड़ी बात नहीं है ना। दे आर आल्सो पाकिस्तानी, अगर PTI के लोग हैं वो भी पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी, इस पे तो किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन ये तो अपनी शराइत रखेंगे तो क्या हुकूमत की तरफ से भी कोई शराइत होंगी? नहीं, हमारी कोई अभी शर्त नहीं देखते कि ये क्या शराइत लाते हैं, लेकिन हम वही कर सकते हैं जो हमारे बस में है। जब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तारीफ में ये आते नहीं है, कोई भी बंदा नहीं आता। ये सारे किसी न किसी जुर्म में सजा भुगत रहे हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स था नेल्सन मंडेला था, या और बहुत सारे लोग थे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो किसी नजरिए की वजह से अंदर थे बेचारे। दीज आर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तारीफ है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। नंबर 2, जो अदालतें हैं उनमें तो हम दखल नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा कि ये डिप्टी कमिश्नर ने तो मुकदमा नहीं दिया, 3 जो MP है। तो इस तरह से देखा जाए तो फिर कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे, मरियम साहब भी नहीं थे, मैडम भी थी, मोहतरमा। लेकिन इनका अगर हम मौके देखें, अदालत ने सजा दी थी ना उनको। ना फरियाल तारपुर साहब को रात को ईद की चांद रात को पकड़ लिया, अदालत ने सजा दी। मेरी बात सुने, नहीं अदालत की बात नहीं थी। किसने सजा दी? जो आपको राणा सनाउल्लाह साहब से किसने मुकदमा करवाया था 15 किलो हीरोइन का? किसने करवाया? जिसने भी करवाया था। आप वो जो कहता था कि अल्लाह को जान देनी क्या, बाकी हमने किसी और को जान दिया, उन्होंने करवाया था।
किन्होंने? उन्होंने सजा दी थी उनको। सजा तो कोई नहीं हुई, वो तो बरी हो गए हैं। वो तो जो एविडेंस बरी किसने किया? अदालत ने किया। उससे पहले नहीं, गवाहों ने आगे बात करी, नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, मरियम साहिबा को हुई, तो अदालतों ने दी थी ना। अदालतों, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अदालतों में जाए ना, ये भी अदालतों में भुगते हैं। मैं तो, आप मेरी बात नहीं फॉलो कर रही, शायद मैं समझा नहीं रहा कि जो 3 पब्लिक ऑर्डर होता है ना, मेंटेनेंस ऑर्डर, उसके तहत गवर्नमेंट कोई ना कोई कदम ले सकती है या प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर सकती है। खलील ताहिर सिंधु साहब, आपकी जमात के रहनुमा जो हैं, अहम वुज़रा जो हैं, वो फिर ये क्यों कहते हैं कि ये अगर टेबल पर आ जाते हैं, बातचीत पे बैठ जाते हैं, तो फिर हम कुछ सोच सकते हैं कि शायद बानी पीटीआई जो है ना, उनको बनी गाला में नजरबंद कर दिया जाए। इस तरह की पेशकश किसी ने कोई ऑफर नहीं की, आप जो ऑफर मारी है, मैं ये किसी ने कोई बनी गाला की ऑफर नहीं की, और ना ही किसी राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है। आप कह रही, मैं नहीं सुना, मैंने राना साहब मेरे लिए बहुत इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने सुना है, उन्होंने ये बात कही। मैं खुद नहीं सुनता, देखिए जब तक मैं लॉयर भी हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जब तक मैं खुद नहीं अपने कानून से सुनता, तब तक मैं कैसे अच्छा, आपको पता नहीं है इस बात का? मुझे नहीं पता राना साहब ने कहा है या नहीं कहा, क्योंकि मैं राना साहब से ये पूछ बात हो सकती है, अगर उन्होंने कहा है तो मैं राना साहब से किस तरह से इख्तलाफ कर सकता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये मुज़ाकरात की कामयाबी बहुत ज़रूरी है मुल्क की सालमीद के लिए, मुल्क की बका के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए। और मेरा अपना ये मानना है कि ये भी कोई ऐसी जो अपना गैर मंतकी है, कोई ऐसा नहीं लेके आएंगे अपना मुतालबा जिस पे अमल ना किया जा सके, क्योंकि उनको भी पता है, क्योंकि इनके केसेस जो ट्रायल होने वो अदालतों ने करने हैं। जो भी बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की आप बात करें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का तो एम्बटी फर्क है ना। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो होता है कि जिसने कोई जुर्म नहीं किया, ना किसी अपना चानी पे हमला किया, ना जो थे अपना MM आलम रोड या उसका मुजस्मा तोड़ा। और सबसे असल में खतरनाक पता क्या है, शायद मैं आपके पास टाइम थोड़ा, आखिरी बात शायद कह दूं कि सबसे खतरनाक ये है, मैं ओपनली कहने लगा हूं कि बुत परस्ती से ज्यादा जो सबसे खतरनाक बात है वो शख्सियत परस्ती है। और अकल की तो फिर भी कोई इंतहा होती है, पागलपन की कोई इंतहा ही नहीं होती। ये आपका मानना ना, लेकिन दूसरी जमात जो है ना वो कुछ और माने। मैं ये नहीं कह रहा, चलो मैं उनकी तरफ चली जाती हूं, उन पे वाजिब भी नहीं कि मेरी बात उनकी तरफ चली जाती, दुआ यही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब। ठीक है। आमिर मुगल साहब, आपकी राय क्या है? एक तो ये कि पीटीआई ने जो पहले मुतालबात सामने रखे थे, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी की बात की थी, फिर कहा था कि जो इलेक्शन चोरी हुआ है हम उस मैंडेट को नहीं मानते, इन दोनों मुतालबात से पीछे हट गई है और अब 2 ही मुतालबे अपेरेंटली कहा जा रहा है कि एक तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदी जो है उनकी रिहाई की जाए। कुछ सियासी मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं, तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई बहुत डेस्परेट नजर आ रही है इन मुज़ाकरात के लिए, इसकी वजह क्या है? देखिए मेरी बात सुने, एक तो तहरीक इंसाफ बेसिकली जो ताहिर खलील संधू साहब ने कहा है कि हम मुज़ाकरात को, बातचीत को, डायलॉग को एक मौका देना चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ अपनी किसी भी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी, लेकिन हमने प्रायोरिटी में रखे हैं अपने ये 2 मुतालबात कि एक 26 नवंबर पे और 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना दें। एक इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे है 9 मई का और एक गवर्नमेंट पे है 26 नवंबर का। तो इनका मौक़िफ़ भी पूरी कौम और दुनिया के सामने है, हमारा मौक़िफ़ भी पूरी कौम और दुनिया के सामने है। और दूसरा, जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। जब इन 2 पे हमें कोई सीरियसनेस नजर आई, कोई हमें सिंसियरनेस नजर आई इनकी, तो फिर हम इस पे ज़ाहिर है हमारे जो अगले डिस्प्यूट है, हमारा 8 फरवरी वाला डिस्प्यूट है, हमारा 26वीं आईनी तरमीम वाला डिस्प्यूट है, हम फिर उनकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 हमारे इनिशियल मुतालबात हैं। अब थोड़ा सा सिद्धू साहब ने सियासी कैदियों की डेफिनेशन की बात की, मैं आपके सामने और सिद्धू साहब के सामने एक क्वेश्चन रख देता हूँ, आप मुझे समझा दें। मैं आपके सामने 4 नाम रखता हूँ। तहरीक इंसाफ की इमरान खान के बाद 2 बड़ी पोजीशंस थी, एक वाइस चेयरमैन शामुल कुरैशी की और एक सेक्रेटरी जनरल हमारे असद उमर साहब। और दूसरी तरफ हमारी 2 ख्वातीन हैं, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हमारी सूबाई वजीर थी और एक है अंदलीब अब्बास जो हमारी MNA थी। अब हुआ ये कि इन सब पे एक जैसे इल्जाम थे 9 मई के, ये नहीं कि किसी पे कोई फर्क इल्जाम था। और इवन ये कि असद उमर पे तो साइफर केस भी जो है, जो FIR हुई थी उसमें 3 ही नाम थे, एक इमरान खान का, एक शामुल कुरैशी का और एक असद उमर का। और इसी तरह 9 मई की FIR भी उसी तरह शामुल कुरैशी पे थी, उसी तरह असद उमर पे थी, उसी तरह अंदलीब अब्बास पे थी और उसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद पे थी। हालांकि शामुल कुरैशी साहब 9 मई वाले दिन जो है वो कराची में अपनी मिसेज के पास थे, उनका इलाज करवा रहे थे। अब होता क्या है कि अंदलीब अब्बास ने और असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ छोड़ दी। असद उमर साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान पे इल्जाम लगाया कि आप ये इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी है इनकी। अब मैं समझता हूँ कि ये सारे इल्जामात असद उमर पे भी झूठे थे,
अंदलीब अब्बास पे भी झूठे थे, यास्मीन राशिद पे भी झूठे थे और शाह महमूद कुरैशी पे भी झूठे थे। और असद उमर साहब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी या उनसे ट्वीट करवाएगी, ये भी जबरदस्ती करवाएगी। लेकिन होता क्या है कि वो ट्वीट करने के बाद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अंदलीब अब्बास और असद उमर पाक साफ हो गए इन्हीं 9 मई के इल्जाम से और इन्हीं साइफर के इल्जाम से, जिन इल्जाम में यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी आज 1.5 साल से जेल में बंद है। तो आप समझा दें फिर और सियासी कैदी किसे कहते हैं? यही तो हमारा मौकफ है कि 9 मई को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को छोड़ दे, तहरीक इंसाफ को छोड़ दे, उसको क्यों नहीं अदालत पकड़ती, उसको क्यों नहीं गवर्नमेंट पकड़ती, उसको क्यों नहीं हमारा कोई अस्करी इदारा पकड़ता? तो इससे ये समझ आती है कि आप 9 मई को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमारा मौकफ है कि इन सबको, ये सारे जो कैदी हैं, आपने ये सियासी कैदी के तौर पे रखे हुए हैं। वरना डॉक्टर मुराद राज को आपने क्यों छोड़ा है? आपका आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है कि 27 काले हैं डॉक्टर मुराद राज की, वो भी हमारा सूबाई मिनिस्टर था, वो मरकजी मुजरम है 9 मई का। ये मैं नहीं कह रहा, आपका आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि ये 9 मई के हमलों का। आपको एतराज ये है आमिर साहब कि वो बाहर क्यों है, उनको भी जेल में होना चाहिए? नहीं, हमारा एतराज ये है कि वो भी इतने ही बेगुनाह थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके पीटीआई आमिर साहब ये तो बता दें ना। अच्छा ठीक है, मुझे आपका पॉइंट मिल गया जो आप कहना चाह रहे हैं। ये बता दें कि पहले पीटीआई जो कहती थी कि भाई हम इनके साथ तो कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, बानी पीटीआई के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब अचानक से 15-20 दिनों के अंदर, महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इन्हीं जमातों के साथ जिनको चोर कहा जाता था एक ही टेबल पर बैठ गए और मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात करने को बुरी चीज नहीं है। हमारा मौकफ शुरू से ये था, बड़ा अच्छा लगा कि जिस पावर हाउस से ये पावर लेते हैं, सुन लेना। जी सुन ले, अब आपने सवाल किया, जवाब सुन। मैं सुन जिस पावर हाउस से ये दोनों जमातें पावर लेती हैं, जिस पावर हाउस ने इन दोनों को हमारा 8 फरवरी का मैंडेट छीन के फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवार पहनाई है, हम उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन अब शायद उनकी भी ख्वाहिश यही है कि आप इनके साथ कर ले, और हो सकता है ये उनकी मंजूरी है, इजाजत से ही कर रहे हो हमारे साथ मुज़ाकरात। तो हम बेसिकली एक मौका देना चाहते हैं। जो 2 साल से ये बार बार कह रहे थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो हम अब इनके साथ कर रहे हैं। आपको तो कोई मैसेज नहीं पहुंचाया? जिनकी आप बात करें, उन्होंने आपको तो कोई मैसेज नहीं पहुंचाया कि इनके साथ मुज़ाकरात करें? हमें तो मैसेज मिला है ना। अब अलीमा आपा ने बताया भी है मीडिया को कि इमरान खान साहब को ऑफर हुई है डील की और उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। खान साहब को कहा गया कि आपको बनीगाला में हाउस अरेस्ट करते हैं या केपीके में भेज देते हैं, आप इस सेटअप को मान लें। खान साहब ने कहा मैं सेटअप को तस्लीम नहीं करूंगा और मैं अपने वर्कर्स के बगैर रिहा भी नहीं होऊंगा, पहले आप मेरे वर्कर्स को रिहा करें, उसके बाद तस्लीम नहीं करेंगे। तो फिर ये इस मुतालबे से पीछे कैसे हट गए कि इलेक्शन जो चोरी हुआ उसको हम उस वाले मुतालबे से पीछे हटते हैं, उस मैंडेट को मान लेते हैं? तरजीहात तय की हैं। पहले हम ये 2 इश्यूज हैं, इन पे मुज़ाकरात कर लें, उसके बाद उनकी तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, शर्मिला साहिबा की तरफ जाती हूँ। शर्मिला साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है इन मुज़ाकरात के हालात के अंदर जो हुकूमत और इनके दरमियान हो रहे हैं? आप कुछ पुरुमीद हैं? लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा, कोई पुरअमन हल निकलेगा? देखिए, आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल की खातिर, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की खातिर हम बिल्कुल चाहेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब हों। और मैं समझती हूँ कि अच्छी कोशिश है हुकूमत की जानिब से, स्पीकर साहब की जानिब से। और अगर पीटीआई के वाक़तन नीयत ये है कि मुज़ाकरात करने, अगर तो फिर वही नशिस्त लगानी है, मीडिया कवरेज लेनी है, और फिर वही बात है कि जब बनी अदियाला जाएंगे तो फिर ना हो जाएगी। तो फिर तो ये तो पिछले 10 माह से ये मामला चल रहा है। ये जिसे कहते हैं ना चूहे बिल्ली का खेल, मुज़ाकरात करने नहीं करने, एस्टैब्लिशमेंट से करने, एस्टैब्लिशमेंट इनसे नहीं करना चाहती, ये सियासी जमातों से नहीं करना चाहते। ये मजाक बहुत हो गया। इट्स बिकम सो मोनोटोनस और सो बोरिंग कि हम सुन के बेजार हो गए और बात करके थक गए। सो खुदा करे कि ये मुज़ाकरात कहीं ना कहीं जाके कुछ नतीजा खैज़ तो निकले। अच्छी बात होगी पाकिस्तान के लिए। और वाकई अगर पीटीआई कोई अपना पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, शर्मिला साहब, आपको क्या लगता है अदा करना चाहती है, तो देश जो मुज़ाकराती टीम है हुकूमत की, कितना मैंडेट है उसके पास, या कितनी गुंजाइश हम कह सकते हैं निकल सकती है पीटीआई के जो मुतालबात है उनको मानने की? देखिए, मैं ख्वाजा आसिफ के बयानात सुनती हूँ
दे वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी क्या हो गया जो 15 दिन बाद ये बात करने को तैयार है, तो फिर अपनी लीडरशिप को भी कहते हैं कि इस्तेमाल मत हो जाना, कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट्स देते हैं, समझ नहीं आ रही। हाँ, आई नो, आई थिंक इस सिचुएशन में जो इस वक्त है, जहाँ पर ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, हम तो सब अब मजाक समझने लगे, बिकॉज इतनी दफ़ा ये हो चुके, मुज़ाकरात हो रहे नहीं हो रहे, कि हम तो समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन वाकई संजीदा मामला है, तो इसको संजीदगी से ही लेना चाहिए। बाकी भी लोगों को बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। एनीथिंग कैन ट्रिगर, और आपको पता है ये बहुत ही मुश्किल किस्म की जमात है, और जो बात पे जैसे कहते हैं ना रूठ जाती है, तो थोड़ा सोच समझ के तो आई होप, देखें कल तो अचानक से कोई पीपल्स पार्टी भी तो रूठी भी है ना। नबील कबूल साहब का एक ग्रास रूट लेवल की जमात है। नबील कबूल साहब का एक बयान मेरे सामने है, मैं को चाहूंगी वो सुना दूं आपको, उसके बाद आपका कमेंट ले लूं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत शहबाज शरीफ की है, हुकूमत उनके बस की बात नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को संजीदगी से सोचना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी को ड्राइविंग सीट देनी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात इस तरह से, उसके बाद दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात बार बार आ रहे हैं, नून लीग को ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इतनी नाराज़गी किस बात की है? आपके अपने तो इत्तेहादी हैं। देखिए जी, हम तो कोई बात ढकी छुपी नहीं करते। हमारा एक तहरीरी मुआहदा है जिसके ऊपर हुकूमत ने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है और अपने वादे पूरे करने, जो वो नहीं कर रहे पिछले कई माह से। तो पीपल्स पार्टी की तो नाराज़गी बजा है। और अगेन, अगर हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की होती तो बहुत सारे मामलात बहुत खुश असलूबी से तय पा चुके होते। 26वीं आईनी तरमीम ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीड ली, और ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि मौलाना साहब आके बैठे और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दिया, वरना तो ये उनके बगैर काम होना था। तो देखिए, हमारी तो पॉलिसी हमेशा से बीबी शहीद के टाइम से रिकन्सिलिएशन की है, मफाहमत की है। हम तो सबको साथ लेके चलना जानते हैं और चाहते हैं। अब हुकूमत किस तरीके से इसे डील करती है, अगेन इट्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर देम। आई मीन पीटीआई इज नॉट एन इजी नट टू क्रैक। ठीक है, लास्ट कमेंट मैं चाहूँगी खलील ताहिर सिंधु साहब आपसे मैं ले लूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जो बयानात चलते रहते हैं, कोशिश भी की गई हुकूमत की तरफ से बातचीत की, जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी। इतने अहम इत्तेहादी हैं, क्यों इनकी जो है ना इख्तलाफात, उनको नहीं सुना जाता, उनकी बात जो है ना वो नहीं मानी जाती? ऐसी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, और हम बिलावल साहब की तनकीद जो बड़ी पॉजिटिव तनकीद होती है हम उसको वेलकम भी करते हैं। लेकिन बड़ी आपकी हुकूमत बड़ी कमज़ोर नहीं है? अगर वो चले जाते हैं छोड़ के, तो हुकूमत बरकरार नहीं रहेगी? ऐसी कोई बात नहीं, नाम छोड़ेंगे, नाम हम इकट्ठे हैं, और बिलावल साहब जब को बात करेंगे या जरदारी साहब जिनके हाथ में सारी बात है तो ठीक है। बाकी छोटे मोटे इख्तलाफात तो एक घर में रहते हुए बहन भाइयों के दरमियान भी हो जाते हैं और उनका हल भी निकल आता है। लिहाजा हम तो हमेशा उनको बड़ा पॉजिटिव लेते हैं और आइंदा भी पॉजिटिव लेंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया। खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर मुगल साहब और शर्मिला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अब कल का दिन इंतहाई अहम है, देखना यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं उन पर हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आता है, क्या इतनी गुंजाइश निकलेगी कि उनके मुतालबात को मान लिया जाए या नहीं माना जाए, और क्या मुज़ाकरात होना सही है या नहीं है, इसका फैसला करना है आपने।